welcome to By Library. Actually, I'm giving you answer key of this paper which was held yesterday. तो टेलीग्राम ग्रुप पे तो आई शेयर द PDF, बट यूट्यूब पे वो विजिबिलिटी इशू हो गया था. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप इसी पेपर में सॉल्व करो, क्योंकि मैंने आंसर्स हाईलाइट नहीं किए हैं. आई विल डिस्कस आंसर्स. तो आप पॉज कर सकते हो क्वेश्चन जब मैं पढ़ लूँ उसके बाद, एंड देन यू कैन आंसर. ओके. So first question was, okay, let me tell you the instructions. Every question carries 3 marks, so the paper becomes 3 of 300 marks because there are 100 questions. Okay, so there'll be one incorrect, like -1 for every incorrect question, and total marks will be 300 marks. First question was, for aminotransferases the essential coenzyme is. I think इन ऑप्शंस को देखते ही आपको पता होगा, बिकॉज इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन. कोएंजाइम में पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, DPN या NAD. सो इट इज़ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन B6 होता है ना, विटामिन B6 होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. एंड जहाँ भी आपका अमीनो ट्रांसफरेज या अमीनेशन या ट्रांस अमीनेशन वाली रिएक्शन होंगी, ये एंजाइम यूज़ होगा एंड उसका कोएंजाइम PP यूज़ होगा, या PLP बोलते हैं इसको, वो यूज़ होगा. सेकेंड क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने किया नहीं था. The emission of phosphorescent, yes, I'll tell you the highest marks after I finish discussing this paper. So the emission of phosphorescent radiation is slow due to, इसके ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम थी, बट किसी बच्चे ने अटेम्प्ट भी नहीं किया. मेरे ख्याल से मैंने जितने पेपर्स चेक किए हैं, एज़ फार एज आई रिमेंबर, तो बच्चों ने नहीं किया इसको अटेम्प्ट. तो फॉस्फोरेसेंट में आपको ये पढ़ना होता कि फॉस्फोरेसेंस असल में होती क्या है ना. तो फॉस्फोरेसेंस मतलब होता है कि जो आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है उससे आपकी ग्राउंड स्टेट पे आना, और वहाँ पे जो एमिशन होता है उसको आप फॉस्फोरेसेंस बोलते हो. ठीक है. तो अब इसमें कौन से जो फॉरबिडन एमिशंस होते हैं या कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन होती है, ये बस पूछा था. तो इसमें ना ट्रिपलेट स्टेट से जो लाइट एमिशन होता है, यानी कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वो एमिशन सिर्फ अलाउ होते हैं. ठीक है. और ट्रांजिशन टू सिंगलेट स्टेट इज़ फॉरबिडन. और मैंने क्या लिख दिया था कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट इज़ फॉरबिडन. उल्टा होना चाहिए कि जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है उस पर ट्रांजिशन होना फॉरबिडन होता है. ठीक है. तो इसका आंसर ANC, इसका ऑप्शन सेम था. सेम इसमें मैं बस ये लिखना चाहती थी ऑप्शन, अगर आप ये कर लो कि ट्रांजिशन टू, एक सेकेंड, ट्रांजिशन टू सिंगलेट स्टेट इज फॉरबिडन. अब इसमें और भी क्या चीज़ आपको पता करनी है कि आप फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस पक्का पढ़ के जाओगे. ठीक है. आप रेडिएशन के इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने जा रहे हो, इनकेस आना होगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा. सो थर्ड क्वेश्चन, assertion says structure of globular proteins are accurately determined with X-ray diffraction. ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो कभी नहीं आने वाला आपके एग्जाम्स में, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में assertion रीजन नहीं आती है. बट द थिंग इज़ यू शुड नो कि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में एक्सरेज को ही क्यों यूज़ करते हैं. सो बेसिकली जो हमारी एक्सरे है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है. डिफ्रैक्शन जब आपकी वेव्स किसी सॉलिड मटेरियल से इंटरेक्ट करती हैं उसके बाद पैटर्न क्रिएट होता है. ठीक है. तो उसके लिए हम एक्सरे क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है 1 to 100 एंगस्ट्रॉम की, यानी कि लाई करती है इस बीच में. और वही जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, तो क्रिस्टल्स के बीच की डिस्टेंस भी इसी वेवलेंथ के बीच में लाइन करती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्यों ग्लोबुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं. तो पहला कह रहा है कि एक्यूरेटली डिटरमाइन हो जाता है उससे, एंड सेकेंड वन इज सेइंग कि वेवलेंथ क्योंकि लेस देन 2 एंगस्ट्रॉम की है और उतना ही रेजोल्यूशन चाहिए स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन का, जो कि 2 एंगस्ट्रॉम पे मिल जाता है इन केस ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो यही हमेशा एक्सरे का फ़ायदा है कि 1 to 100 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है. तो जहाँ पे जिसको जितने में रेजोल्यूशन चाहिए अपने शेप के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से, वो एक्सरे प्रोवाइड करती है. तो इसका ANR दोनों करेक्ट है. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिकर्सर अमाइनो एसिड एंड एल्केलॉइड इज करेक्ट. इसमें कुछ भी आपको पढ़ाने वाला तो है नहीं, तो इसमें आपको ABCD में से टिक करना था. आंसर करेक्ट. ऑर्निथीन और एस्पार्टेट निकोटीन के लिए यूज़ होता है, और जो ट्रिप्टोफैन होता है वो क्विनीन के लिए यूज़ होता है. तो आपका जो पूरा A ऑप्शन था वो करेक्ट है. ठीक है. अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्टार्च, यानी कि कौन अपना क्या करता है, स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, मतलब स्टार्च बनाता है और लेटर ऑन यूज़ करेगा
उसके लिए भी इसको स्टोर कर लेता है, या सुक्रोज के फॉर्म में फूड बनाता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये आपको फीचर मिलेगा क्लोरोफाइसी में, डाइनोफाइसी में और साइनोफाइसी में। होता क्या है कि क्राइसोफाइसी लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इससे फिफ्थ वाले क्वेश्चन का? सी ऑप्शन 1, 2 एंड 4। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है बट बहुत इजी हो गया है अब, अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो। सबस्ट्रेट का और रेट ऑफ रिएक्शन का आपसे ग्राफ पूछा है, तो जब आपके पास एक ही सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट पे आपका डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, साथ के साथ एक और फैक्टर है कि एक टाइम पे आपका जो एंजाइम है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती हैं वो सेचुरेट हो जाएंगी, और वंस वो सेचुरेट हो जाएंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी तो करेगा नहीं, तो वहाँ पे आपके ग्राफ में सेचुरेशन दिखेगा। तो यही था इस ग्राफ का लॉजिक कि हाँ ऐसे बढ़ता जाता लीनियरली और सडनली एक सेचुरेशन भी आ जाएगी, वरना इसका ऑप्शन ए होता। तो ऑप्शन बी किस लिए? क्योंकि हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, एंजाइम डिपेंडेंट होगा सब कुछ। सेवेंथ क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हीम प्रोटीन्स सर्व्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आई होप ये तो सारे बच्चों ने करेक्ट किया था, तो आपको भी आ रहा होगा, इट इज़ क्रिप्टोक्रोम। ठीक है, अब एट्थ क्वेश्चन, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप्स डज लिग्निन बिलोंग। इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता था, डायरेक्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से उठा के बनाया था और बहुत ही ईजी बनाया था। तो लिग्निन किस क्लास में होता है? पॉलीफिनोलिक कंटेंट होते हैं ये। अब सीरीन और सिस्टीन की क्या प्रिकर्सर्स हैं? तो उसमें आपके पास 3PGA, जब आप मेटाबोलाइट्स पढ़ते हो तो देर आर मेनी मेटाबोलाइट जिससे आप अमाइनो एसिड बना सकते हो, तो उसमें 3PGA भी किस में आता है, जो कि सीरीन सिस्टीन के प्रिकर्सर की तरह एक्ट कर सकता है। अब 10th क्वेश्चन में आपको लिस्ट मैच करनी थी, तो इसमें आप वैसे तो देखोगे तो बता दोगे बहुत सारी चीज़ें, है ना, और वरना आप ऐसे समझ जाओ कि किसको कहाँ पे लगाना है। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? ए एल्केलॉइड इफेड्रीन होता है, इफेड्रीन इफेड्रा प्लांट से मिलता है। एंड बी आपका फ्लेवेनॉइड है, तो वह एंथोसाइनिन में आ जाएगा। उसके बाद सी की बात करें तो टर्पेनॉइड है, नेचुरल रबर, क्विनीन जो होता है। उसके बाद विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका फॉलिक एसिड है ही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, अ डिजीज़ कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन इज। यहाँ पे जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपने आंसर्स चेक करवा लिए हैं मुझसे या कर लिए हैं, उसमें हमने डायरेक्ट आंसर की में ऑप्शन नंबर डी दिया था, बट जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो भी इट्स अ रिसेसिव ट्रेट, जो कि एक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव ट्रेट होती है। तो दो डिजीजेज इसमें आएंगी, यानी कि बी एंड डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, बी एंड डी बोथ। ठीक है, उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन, क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विद वाइट फ्लावर्स। लेकिन हुआ क्या कि उनका जो प्रोजेनी था वो रेड कलर का आया। ठीक है, वाइट फ्लावर्स के बीच में क्रॉस किया और उनकी प्रोजेनी किस कलर की आई? रेड कलर की। तो इस केस में क्या हुआ है? इस केस में ऑब्वियस ही बात है, जीन का मिलना और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि कलर्ड प्रोडक्ट बना दिया उनने, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेशन। वैसे भी उसके बाद बी, सी और डी जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल नहीं हो सकते, आप एलिमिनेशन से क्लियरली कर सकते थे। अब इस जीन में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट क्रॉस के ही दिए थे, क्योंकि 3 पॉइंट क्रॉस आपके लिए शायद 2 घंटे में ज़्यादा हो जाता, बट आई विल सजेस्ट कि उन्हें प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपको जीन ऑर्डर बताना था, तो अगर आप सीधा मेरे उस तरीके से निकालोगे तो सबसे लार्जर डिस्टेंस वाले को लिख लो। SM जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और CM अगर आप देखो तो 8 सेंटीमीटर है, और फिर C के साथ ही S 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इधर कहीं बीच में C होगा। क्या होगा? C होगा। SC कितना है? 2 है। CM कितना है? 8 है। तो 8 2 10 को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो SCM ऐसे निकल गया। बचा क्या? SCM कहाँ पे है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में SCM है, PSCM होना है। वैसे भी अब अगर आपको PC देखना है तो आप PC कर दो, यहाँ पे P लगाओ, तो P और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7 है। और ऐसे ही S और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। ठीक है, आपको अगर ऐसे, एक मिनट पूरा ही बता देती हूँ एक बार। SCM ये मैंने आपको समझा दिया था क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं P लगाती हूँ आगे, तो मैं बताती हूँ P और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? 7 है ना। और P और S के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 है। S और C का कितना है? 2। तो 5 और 2 7। कैसे भी आप जोड़ो घटाओ जो भी करो, जो आपका तरीका है, इसका आंसर PSCM आएगा। अब आता है आपको इंटरैक्शंस। मैंने ये इसलिए दिए हैं क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ था BARC में। सीधा सीधा आपको जीन इंटरैक्शंस के रेशियोज दिए थे और आपको मैच करना था। ठीक है, इससे इजी नहीं आ सकता। तो इसका क्या हो जाएगा? 9:6:1,
पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन में आएगा। उसके बाद 12:3:1 किसका रेशियो होता है, ये होता है एपिस्टासिस या मास्किंग जीन इंटरेक्शन हो गया। 9:3:4 किसका होता है, सेकेंड सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। 13:3 किसका होता है, 13:3 होता है इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शंस का। ठीक है, तो डुप्लीकेट छोड़ के आपके सारे यहाँ पे मैच हो जाते हैं। बस मैंने एक ऑप्शन एक्स्ट्रा भी दिया है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद आते हैं हम 15th नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें शायद इंटरकैलोरी डिफिशिएंसी आपको नहीं पता होगी, तो इंटरकैलोरी डिफिशिएंसी को हम इंटरकैलोरी लिम्ब डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। इससे बचपन में ही वैसे जब एम्ब्रियो होता है उसके बाद जब फीटस फॉर्म में आता है तो उसके लिम्ब्स की डेफिशिएंसी होती है। इसमें आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा, बच्चों के लिम्ब्स नहीं होते हैं। तो अब अगर इसमें हमें टिक करना था आंसर, तो मान लो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, तो हम डुप्लीकेशन से जाते हैं। डुप्लीकेशन में क्या होगा आपका, डुप्लीकेशन में ये हो सकता है, पैरासेंट्रिक में क्या हो सकता है, आपके पास ब्रिज बन सकता है और एक फ्रेगमेंट आ सकता है। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन में क्या हो सकता है कि क्रोमोसोमल रिंग बन सकती है मेटाफेज के स्टेट पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इंटरकैलोरी का क्या है, 4 to breaks by reunion and detection, मतलब 2 ब्रेक होते हैं फॉलोड बाय रीयूनियन एंड डिलीशन। क्या हो गया इसका आंसर, आंसर नंबर ए। उसके बाद सिंबल 2n-1, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको इसलिए दिए ताकि आपको ट्राइसोमी मोनोसोमी पता हो। तो आपके पास अगर पूरा 2n प्रेजेंट था, ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। अगर एक क्रोमोसोमल डिफिशियंसी हुई तो मोनोसोमी हो गई। अगर एक की डेफिशिएंसी हो गई थी, एक सेट मतलब एक 2 में से एक की डेफिशिएंसी हो गई थी, अब दूसरे वाले डिप्लॉयड में से एक की डेफिशिएंसी होगी, तो इसको बोलेंगे डबल मोनोसोमी। 2n-2 कैन नॉट बी डबल मोनोसोमी, 2 बार मोनोसोमी होना, -1 ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2n-1 अब आता है डबल ट्राइसोमी। जैसे मोनोसोमी थी वैसे ट्राइसोमी को समझते, तो 2n+1 होती है आपकी ट्राइसोमी। अब +1 यानी कि एक बार हुई है, फिर एक और क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, तो यानी कि हो जाएगा 2n+1+1, यानी कि इसका आंसर, आंसर नंबर बी हो गया। अब 19 सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब इससे इजी क्वेश्चन ये हो सकता है अनवाइंडिंग के लिए, ये सुपर कॉइलिंग वाला क्वेश्चन है या फिर रिलैक्सिंग सुपर कॉइल वाला क्वेश्चन है, तो टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज। 20th ब्रोकन एंड्स ऑफ क्रोमोसोम बिहेव ऐसे करते हैं जैसे वो स्टिकी एंड्स हो और एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं, जाके किस में होता है, ट्रांसलोकेशन में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, इसका टिक कर देती हूँ। 21st क्वेश्चन, ऐसा फिनोमेना जहाँ की यूवी रेज ने म्यूटेशन कर दी है, यानी कि उसने डाइमर बना दिए हैं। अब मैं 422 से 492 के बीच की रेडिएशन दूंगी, यहाँ पे फोटोलाइज काम करेगा और काम होगा फोटो रिएक्टिवेशन का और डाइमर रिवर्स हो जाएंगे। 22nd क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। इन इकोलाई विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय RF1, तो किनको रिकॉग्नाइज करता है, ये करता है आपका UAGN UAA को। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ ऑल TRNAs, जितने भी TRNAs हैं उनके लिए ट्रू कौन सा है, इसमें से बताना है आपको, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब मल्टीपल आंसर सिलेक्ट होंगे। तो 5' एंड फॉस्फोलेटेड बिल्कुल, सिंगल चेन हाँ बिल्कुल, AC लूप इज आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता, एंटीकोडॉन लूप ही अगर आइडेंटिकल हो जाएगा तो फिर असल में प्रोटीन बनाने के लिए इतने TRNA की ज़रूरत क्यों होगी। तो एंटीकोडॉन तो आपके एक mRNA के लिए आएगा या रिडेंडेंट कोड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, बट AC लूप आइडेंटिकल नहीं हो सकता सारे TRNA में। 3' एंड पे CCA होता है, बिल्कुल CCA होता है, A पे ही तो आपका अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो यानी कि क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो यही बताना है कि क्या क्या कॉमन है, तो 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फॉर डबल हेलिकल बैक्टीरियल डीएनए हमें मैच करना था, सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए या फिर डबल हेलिकल डीएनए की बात हो रही थी, तो इसका सीधा सीधा मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम का, तो फर्स्ट का 2 यानी कि ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2, 4, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने जाते हैं तो हमें क्या बताना है इनको, इनिशिएशन टर्मिनेशन कोडॉन फॉर प्रोलीन, कोडॉन फॉर लाइसिन। हो सकता है आपको कुछ कुछ कोडॉन्स पता ही ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1-2 कोडॉन्स भी याद करके रखने हैं। तो अब अगर इनिशिएशन कोडॉन की बात करें तो ये इनिशिएशन कोडॉन एक दिख रहा है। अब ए का 6 कौन कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब टर्मिनेशन कोडॉन की बात करें तो टर्मिनेशन कोडॉन थर्ड वाला देखें, जी बिल्कुल नहीं होता, UAA हाँ होता है, यानी कि बी का 4 होगा, ए
का C6 और B का 4। अगर आपको लाइसिन और प्रोलिन के कोडॉन्स याद नहीं थे तो भी आप इसको ऑप्शन को कर सकते थे। उसके बाद 26, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कोड्स फॉर ल्यूसीफेरेज एंजाइम। बहुत ज़्यादा एक टाइम पे फेमस था ल्यूसीफेरेज, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? गैल जीन या लक्स ए जीन होना चाहिए इसका। एक सेकेंड, ये किसी बच्चे ने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि यहाँ पे मैंने आंसर की जो बच्चों को दी थी उसमें आंसर किया है मैंने 26 क्वेश्चन का ए, बट इसका आंसर होगा लक्स जीन। ठीक है, तो ये ल्यूसीफरेज नाम से ही पता चल जाता है वैसे तो कि लक्स जीन से आता है। उसके बाद आते हैं हम फ्यूल्जन स्टेन पे। फ्यूल्जन स्टेन आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहा था एक टाइम पे। तो फ्यूल्जन स्टेन किसको स्टेन करता है? करता न्यूक्लिक एसिड को ही है, ये आपको याद रखना है कि डीएनए स्टेन करता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टाइन, सिस्टीन मिला के ही सिस्टाइन बनाते हैं। ट्रिप्टोपेरॉन किस तरीके का ओपेरॉन है? इतना इजी नहीं आ सकता, ट्रिप्टोपेरॉन का केस आ सकता है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन। म्यूटेजन प्रोफ्लाविन, तो प्रोफ्लाविन जो है उसका दूसरा नाम ही डाई अमीनो एक्रिडीन होता है, तो ये क्या हो जाएगी? एक्रिडीन डाई हो जाएगी। फ्यूल्जन स्टेन का ऊपर भी क्वेश्चन दिया था, नीचे भी दिया। अगर आप चाहते तो ऊपर और नीचे ये सोच लेते कि इधर लिखा ही हुआ है फ्यूल्जन स्टेन फॉर डीएनए, तो इससे डीएनए आंसर आ जाता। इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट विद, जो आपका शिफ्स रिएजेंट होता है वो होता है रोजलिन HCl, उसको डीकलराइज कर देते हैं सल्फोनिक एसिड से, तो उस केस में ये फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। अब कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स में ऑक्टाडेकेनॉइड सिग्नलिंग पाथवे चलती है, जो कि जैस्मोनिक एसिड सिंथेसिस, प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन। जैस्मोनिक एसिड की सिंथेसिस के लिए जो ऑक्टाडेकेनॉइड सिग्नलिंग पाथवे चलती है वो कौन सी ऑर्गेनेल्स में चलती है? वो चलती है आपकी क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम में। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट सोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइट, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो वो होता है आपका कैथोड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। फिर आता है बॉल गॉड, जो होता है कॉटन कंटेन्स एंडोटॉक्सिन फ्रॉम, या फिर बॉलवर्म में जो एंडोटॉक्सिन होता है वो कहाँ से आता है? तो वो बीटी से आता है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, जो कि क्या है? बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरियम इज कॉल्ड गिनिया पिग फॉर ऑल आरडीएनए मैनिपुलेशन? एक्चुअली आपका दिमाग इसमें इकोलाई और एग्रो दोनों पे जाना चाहिए, लेकिन इकोलाई पे बहुत ज़्यादा आरडीटी मैनिपुलेशन हुए हैं, इसीलिए उसे ही गिनी पिग बोला जाता है। 36, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग, इसमें बार्नेज बार स्टार सिस्टम स्टेरिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के लिए ही आया था, तो बार्नेज जो है ये इंड्यूस कराता है और जो बार स्टार है वो रिस्टोर करता है स्टेरिलिटी को। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेसर एलिमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए? दोनों में कौन सा डाल सकते हो आप एलिमेंट? ये तो आप ऐसे बता देते। यूरासिल ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों में जाए, थाइमिडीन भी नहीं हो सकता कि दोनों में जाए, जी को ट्रेस करना 14C से मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन को जो आप ट्राइटियम से टैग कर दोगे। Which of the following food crops has recently been genetically engineered to obtain edible vaccine to develop immunity against hepatitis B? तो ये बहुत फेमस हुआ था इस टाइम पे कि आपको सिर्फ पटेटो खाना है। नदर्न हाइब्रिडाइजेशन में आपके आरएनए के लिए प्रोब डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको सिर्फ आरएनए मिलेगा, लेकिन दोनों हो सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। दोनों कॉलम्स को आपको मैच करना था, तो मैं तो सीधा ही अगर देखना होता तो जो मुझे आता है उसके हिसाब से जाते हैं। फ्लावर शायर टमेटो आए थे ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सके। बीटा गैलेक्टोयूरेनेज जो वॉल में होता है, टमाटर सड़ जाता है क्योंकि उसकी जो बाहर की वॉल होती है उसमें बीटा गैलेक्टोयूरेनेज जो एंजाइम होता है वो वॉल डिग्रेड करता है, तो इसको इनिबिट कर दिया था आरएनए इंटरफेरेंस से। तो फ्लावर शायर वाला हो गया, यानी कि सेकंड बी का 2 होना चाहिए, बी का 2 तो 3 ऑप्शन में भाई। अब हम राउंड अप की बात करते तो राउंड अप हर्बिसाइड है, तो राउंड अप सॉर्गम जो आया था उसमें हर्बिसाइड के लिए टॉलरेंस था, तो यानी कि क्या बन रहे ऑप्शन की इसका डी आंसर हो सकता है। 40th क्वेश्चन का डी आंसर हो सकता है क्या? 40th क्वेश्चन का डी आंसर नहीं, राउंड अप वन सेकेंड, राउंड अप रेडी सॉर्गम एंड लेट मी थिंक। अगर हम बीटी कॉटन पे जाएं तो बीटी कॉटन का होगा पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि पहले वाले का 3rd होना चाहिए। फ्लावर शायर टमेटो का होगा इम्प्रूव्ड शेल्फ लाइफ, यानी कि दूसरे वाले का होना चाहिए क्या? 1। तो अगर दूसरे का 1 हो जाता है तो उसी से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 41, पोजिशनल क्लोनिंग, इसकी तो मैंने पूरी डेफिनेशन आपके लिए डाल दी थी। डी बोलते हैं अप्रोच यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डिजीज एसोसिएटेड जीन ऑन अ क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं पोजिशनल क्लोनिंग।
मोस्ट स्टेबल वेक्टर टू इंसर्ट यूकैरियोटिक डीएनए ऑफ 140 kb साइज। प्लीज़ बच्चों आप साइज याद कर लेना, अगर ये क्वेश्चन आपसे छूटा वहाँ तो आप देखना। 140 kb साइज का सबसे स्टेबल वेक्टर जिसमें कि आप यूकैरियोटिक डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो वो होता है आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ हुआ था। 43rd क्वेश्चन, व्हाट इज कार्नोइज फिक्सेटिव। कार्नोइज फिक्सेटिव सिर्फ इसलिए दिया था, ये यूज़ मेडिकल लाइन में होता है, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है या वहाँ जो टिश्यू की स्टडी करते हैं उसके लिए फिक्सेटिव यूज़ होता है। और इसमें इथेनॉल होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, इनफैक्ट क्लोरोफॉर्म होता है और 1 ग्राम फेरिक क्लोराइड होता है। इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पेशेंस रखना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी मिलेंगे। 44th क्वेश्चन CSR का बहुत ही सैचुरेटेड क्वेश्चन, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइपोसोम एज अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल। ये इंटरनलाइज हो जाती है और किस में इंटरनलाइज हो जाती है, आपके लाइसोसोम में इंटरनलाइज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक, टेमसेम, एलाइजा, रिया, बोथ A and B। बोथ A and B, रिया ज़्यादा सेंसिटिव होती है। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद, अब तो आप आंखें बंद करके भी इस आंसर को दे दोगे, ETBR फॉलोड बाय यूवी लाइट एक्सपोजर। QTL एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, यानी कि कौन सा एनालिसिस बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई वाला क्वेश्चन जो अप्रोच होता है वो किया जाता है फॉर एनोटेटिंग वेरिएंट्स एसोसिएटेड विद योर ट्रेट। एक ट्रेट से कितने वेरिएशंस एसोसिएटेड हैं उसको वो एनोटेट करना है, उसको एक एक नाम देना, उसके लिए हम QTL एनालिसिस करते हैं। एक करेक्ट सीक्वेंस देना था आपको इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, पहले आप आइसोलेट करोगे, यानी कि 4th पहला होगा, तो वैसे तो ऑप्शन C हो रहा है। फिर बात करते हैं तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, पेज, और उसके बाद माल्टीटॉफ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया 1 2 3 और 4 2 3 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर C। उसके बाद आते हैं 49 में, तो PCR, ये नाम वाले हैं तो एक दो चीज़ें आप याद कर लेना, जैसे एंजाइम किसने दिया था, ठीक है, और PCR तो आप सबको आता ही होगा। अब PCR और DNA फिंगरप्रिंटिंग अगर आता था तो ये क्वेश्चन हो जाता। इसमें PCR के लिए कैरी मिलिस हर बच्चे को पता है, कैरी मिलिस का अभी हाल में ही डेथ हो गया। उसके बाद आता है बी ऑप्शन के लिए आपके पास हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए एलेक्स जेफरीज, तो एलेक्स जेफरी आते हैं 4th ऑप्शन में। उसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्निक, कॉलर एंड मिलस्टीन, नाम पता होने चाहिए, अदरवाइज मैकलिंटॉक, क्लेडी, इनका तो नाम पता ही है, C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 50 RFLP स्टडी इज अ टेक्निक फॉर, किसके लिए करते हैं हम RFLP, ताकि हम होमोलॉगी देख सकें। इन सब में से तो सीधे पता चलना था। मैच द फॉलोइंग, अब मैच द फॉलोइंग में ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कौन सा मैच द फॉलोइंग आपको सही लगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, बायोगैस, इथाइलिन, प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए। इथाइलिन बायोगैस है क्या, नहीं, बायोगैस में अगर होती तो मीथेन सबसे पहले आती, तो 1 and 3। ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग, ब्रूस फ्री जो टोमेटो है वो किससे आया था, एंटीसेंस RNA टेक्निक से। तो टोमेटो पे तो बहुत ज़्यादा एंटीसेंसिंग आज भी की जा रही है, क्रिस्पर भी किया जा रहा है। Which of the following has maximum capacity to carry a foreign gene as a vector in terms of kilobase pairs? किसकी है, ये मैंने पहले भी आपको बोल दिया, प्लीज़ याद कर लेना। तो इनमें से याक की है। RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऑप्शन आता है तो आप जीन रिकॉम्बिनेशन तो कभी भी नहीं सोच सकते, ठीक है। नॉन PCR बेस्ड होता है तो PCR भी नहीं सोच सकते, तो सिर्फ DNA फिंगरप्रिंटिंग है। ब्लंट एंड लाइगेशन इज अचीव्ड बाय, ये तो आपके लिए इजी था आई थिंक। T4 DNA लाइगेज को हम वैसे तो लाइगेजेस को लाइगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ब्लंट एंड के लिए T4 DNA लाइगेज जो है वो एब्सोल्यूट फेवरेट चॉइस है। 6p23 क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर में बताना था, इसमें मैंने आंसर की में आंसर गलत दिया था, बट इसमें आंसर होगा कि ये है आपका बैंड, तो बैंड 3rd ऑप्शन नंबर B, ठीक है। बैंड 3rd इन रीजन 2 ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। ये मैंने आपको बोला था जब मैंने कुछ, तो मैं बता रही थी कि आपको ये पढ़ना ही चाहिए। 57 आपको क्या करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करनी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के मैंने बहुत क्वेश्चन डाले क्योंकि आपको एग्जाम में भी हो सकता है बहुत मिले। अब अगर जीन लाइब्रेरी की बात करें तो जेन बैंक,
ठीक है। उसके बाद अगर सिंगल सेल प्रोटीन की हमें ज़रूरत ही कब पड़ी थी बच्चों, अगर आपको पता होगा तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि फूड वाली न्यूट्रिशन वाली डेफिशिएंसीज कम हो जाएंगी। तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 कितने ऑप्शंस में है? बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगर सी की बात करें तो एग्रीकल्चरल सीरियल क्रॉप, निवजीन्स, ऑब्वियस सी बात है, दालें जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है लेग्यूम्स वाली, और लेग्यूम में आपने सुना ही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट नोड्यूल्स बनते हैं। तो निवजीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। सीडीएनए की बात करें तो क्रोमोसोमल मैपिंग में हेल्प करेगा। अब आते हैं 58 क्वेश्चन पे, लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे भी आपको मैच करनी थी, एक दो ही ऑप्शन से हो जाएगा मेरे ख्याल से। एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? टीडीएनए। ठीक है, तो एग्रो की बात करते तो हम क्या होता है सबसे पहले? टीडीएनए, यानी कि बी का क्या है? थर्ड है। बी का थर्ड 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद हम बात करें स्टिकी एंड्स की, तो स्टिकी एंड का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? स्टिकी एंड्स है सी, और स्टिकी एंड्स आपके 1 में, यानी कि मार्कर रिपोर्टर जीन में तो बन नहीं सकते, वैसे भी डीएनए लाइगेज ही बनाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 58 का डी ऑप्शन। अब आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पीसीआर बेस्ड मार्कर। अभी आपको बताया था आरएफएलपी नहीं होता पीसीआर बेस्ड, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है। कट करते हैं पहले। तो अब बात करते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी होना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 60th क्वेश्चन है। अगेन मैच द फॉलोइंग है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद इसमें ए ऑप्शन का होना चाहिए। 1 सेकेंड, सीरोलॉजी की बात करें अगर हम तो एंटी सीरम मिल जाएगा। बी का फोर्थ मिल रहा है आपको सी ऑप्शन में, राइट। तो अगर ए के 2 से आप नहीं पता कर पा रहे थे तो बी के 4th से आप कर लेते, सी के 1 से भी आप कर लेते डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, एंड डी का 3rd सदर्न ब्लॉट से भी आप कर लेते। ठीक है, आइसोजाइम के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाँ करी जा सकती है, बट आपके लिए वो इतनी आपको पढ़ाई नहीं जाती है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की अगर हम बात करें तो 4 एंजाइम दिए हुए हैं, चारों एंजाइम के लिए आपको मैच करना है। तो इसमें आपके पास 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो इसमें ये है कि आपका बी और डी जो ऑप्शन है ना, वो बी और डी ऑप्शन सेम है और आंसर भी वही है। तो मतलब चाहे आप बी जाओ चाहे आप डी जाओ तो आपको आंसर दोनों में सेम मिल जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है? ऐड करता है फॉस्फेट बॉन्ड को, यानी फॉस्फोरस को ऐड करता है, यानी कि बी का आपको होना चाहिए था 3। तो बी का 3 आपके पास 2 ऑप्शंस में, बी और डी में, और बी और डी ऑप्शन सेम है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। यूकैरियोटिक एमआरएनए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम आरएनए पूल बाय, पहले ही बता दिया। टैग करोगे ना एफिनिटी से, एफिनिटी इजी है बहुत ज़्यादा इसके लिए करने के लिए, क्योंकि आपके एमआरएनए के पास पॉली ए टेल है। आप लाइगो डीटी यूज़ करोगे अगर लेबल, तो आप आराम से एफिनिटी लेबल करके निकाल सकते हो ऐसे एमआरएनए को फ्रॉम आरएनए का पूल, जिसमें कि आरआरएनए टीआरएनए भी है। अब मैच करना था आपको वेव से, रेडिएशन से। इससे तो डायरेक्ट आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो पहला है एनएमआर। एनएमआर के लिए हो जाएंगी रेडियो वेव्स, यानी कि एनएमआर के लिए रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के लिए हो जाएंगी माइक्रोवेव्स। उसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हो जाएगा आपका आईआर वेव्स, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए हो जाएगा यूवी विजिबल लाइट, यानी कि 63rd का क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन। अब अगर बात करें व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन हम डीएनए के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनमें से तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बेसिकली सेपरेट कर लेंगे पहले। उसके बाद सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, फिर करेंगे हम ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पे लाएंगे, और फाइनली डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो डिटेक्शन तो हर ऑप्शन में आपको फाइनल ही दिया हुआ है। अब 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 5 प्रोटीन है विद द फॉलोइंग पीआई वर सेपरेटेड बाय आईईएफ। अब इसको आपको एनोड से माइग्रेशन बताना था, तो आप पीआई का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी देखते तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सीधा आप देखो तो हो जाएगा 2 1, फिर आता है आपका 4, फिर आता है 3 5, 2 1 4 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चार्जेस पता है ना आपको, पीआई के ऊपर और पीआई के नीचे आपको चार्जेस देख लेने चाहिए। अगर पीआई से ऊपर जाता तो एनोड की तरफ माइग्रेट करता, फ्रॉम एनोड पूछा है। 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। कौन सा पेयर आपको इसमें से मैच नहीं, यानी कि मिस मैच मिलता है। तो ये तो सामने से दिख जा रहा है यार आंसर। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर याक क्या है आपका? वेक्टर है।
अब आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेन क्लू कम्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन इन स्टडिंग कोवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वैसे मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था अपने पिछले वीडियो में कि आपके लिए हो गया होगा। तो इसमें 2 फ्रेगमेंट निकल के आते हैं एन और सी के, और उन फ्रेगमेंट्स के बेसिस पे हम किसको यूज़ करते हैं, माल्टीटॉफ MS/MS। MS/MS इसका डिटेक्टर है, ठीक है। MS मास स्पेक्ट्रोमेट्री माल्टीटॉफ के साथ, ठीक है। मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसऑप्शन आयनाइजेशन, खैर उसे नहीं करना। TOF टाइम ऑफ लाइट होता है, और ये डेविएशन होता है आपके आयंस का एक एंगल पे, उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो जिसमें आपकी मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन से क्लू आता है सी टर्मिनस एन टर्मिनस वाले का, अमाइनो एसिड का, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं बी टेक्निक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, माल्टीटॉफ MS/MS। बार्नेस बार्सा सिस्टम बता दिया था मैंने, मेल स्टेरिलिटी के लिए आया था, लेकिन कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, बीटा एमाइलोक्विफेशंस। और ये असल में ये दोनों एंजाइम में से बार्नेस एंजाइम या जो सिस्टम है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर RNAs का सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो सी है DHFR जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है। तो DHFR जो है वो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए जीन नहीं है, फॉलिक एसिड के लिए जीन है। अब आते हैं 78th क्वेश्चन, जिसमें ट्रांसजेनिक और ट्रेट की बात हो रही है। तो इसमें भी आपको मैच करना है। तो सबसे पहले सीडलिंक मेज की बात करें तो हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस मेज है, हो सकता है बहुत बच्चों को ना पता हो ये वाला आंसर। उसके बाद अगर बी की बात करें रेनबो पपाया, तो वायरल रेजिस्टेंस के लिए आया था। पपाया में मेनली एक हिंट क्योंकि वायरल ही डिजीजेस होती हैं उसमें, तो B1 हो जाएगा। और फ्लाशा टमेटो तो पता ही है कि ऑल्टर्ड राइपनिंग या राइपनिंग से बचाने के लिए आया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2, 1 और 3। नो 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 1 सेकेंड बच्चों, ये सब काम मैं करते रहती हूँ। ओके, सो 71, द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लीस्ट बाय टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिस्टम, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर इनमें देखें तो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, उनकी एक रेंज होती है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिनेचर हो जाएंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑब्वियस ही बात है, अगर उस सबस्ट्रेट ही आके बाइंड करना है तो उससे इफेक्ट होगा उसको। ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसीलिए तो एंजाइम को हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ना देखते हुए हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कर दे कि हमारे जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक इंटरमीडिएट बना सकें, ठीक है। तो उसको ओरिजिनल जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कॉपर इज़ नेसेसरीली एसोसिएटेड एज एन एक्टिवेटर इन, किस में एसोसिएटेड होता है, तो टायरोसिनेज जो एंजाइम है उसमें एसोसिएटेड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया था, जो ग्लूटिलिन्स होती हैं वो स्टोर करती हैं, ठीक है। उसके बाद 74, मोनोसेकेराइड अमंग फॉलोइंग इज, आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था। राइबोज होता है मोनोसेकेराइड, क्योंकि बाकी 2 के बने हैं, 2 के बने हैं, ये इकलौता है C5। अब एक प्योर टॉल पी प्लांट था, पहले तो मैं इसके ऑप्शन में चेंज कर देती हूँ, ये हो जाएगा ऑल टॉल। एक प्योर टॉल पी प्लांट था जो कि सॉइल में लगाया, और ऐसी सॉइल में लगाया जो कि पुअर थी न्यूट्रिशन में, और वो प्योर ड्वार्फ हो गया, टाइम के साथ क्या हो गया, बोना हो गया। बहुत लंबा प्लांट था लेकिन बोना हो गया। अगर इस प्लांट की सेल्फिंग की तो F1 में जो जीनोटाइप है वो मोस्ट लाइकली क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो तो न्यूट्रिशन की वजह से उसे प्रॉब्लम हुई थी ना, तो वो तो टॉल है, तो ऑल टॉल वैसे भी आना ही है, क्योंकि टॉल तो उसका डोमिनेंट रहेगा ही। तो यही तो आपके मेंडल साहब बता के गए थे, तो ऑल टॉल हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप A को ऑल टॉल करो चाहे C को ऑल टॉल करो, आंसर ऑल टॉल होगा। अब आते 76, यानी कि 9:7 जो आपका कॉम्प्लीमेंटेशन F2 जनरेशन का रेशियो होता है, वो किस में आता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में आता है। अब आते हैं हम, प्लीज़ एपिस्टेसिस वाले जीन इंटरेक्शंस के रेशियोज याद कर लीजिएगा। जीन इंटरेक्शन इन विच आइदर ऑफ डोमिनेंट जीन इज इनफ टू गिव राइज टू सेम फिनोटिपिक इफेक्ट, यानी कि एक भी जीन अगर होगा तो चलेगा, तो बोलते हैं डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। अब आते हैं 78th क्वेश्चन पे। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम प्लांट्स को F1 जनरेशन के सेल्फ कर रहे थे AA BB CD, जिसमें से सिर्फ B हेट्रोजाइगस है, तो फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या आएगा, आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि BB, यानी कि एक ही B और B हेट्रो है, दूसरी जगह भी ऐसा ही होता। सेल्फिंग कर दोगे तो आपके पास रेशियो सिर्फ 3:1 आएगा, ठीक है।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 79 व्हेन अ हाइब्रिड पी प्लांट फॉर येलो सीड्स YYRR इज सेल्फ पॉलिनेटेड फिनोटिपिक रेशियो इन नेक्स्ट जनरेशन वुड बी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा था आपके लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछ लिया था मैंने, जो कि होता है 9:3:3:1। 80th क्वेश्चन, इन 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल, कितने जो है वो फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर्स थे? तो फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर्स टोटल सिर्फ कितने थे? 2 ही थे। एक फ्लावर की पोजीशन थी, एक फ्लावर का कलर था। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल पढ़ रहे थे वो, और फ्लावर का कलर येलो और वाइट, या ऐसे ही मतलब 2 अल्टरनेटिंग कलर्स होंगे, अभी तो मुझे याद नहीं है। क्यूरेटिव टेक्निक इन्वॉल्विंग रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स, तो ये सिंपल जीन थेरेपी है, कोई और चीज़, क्योंकि एंटी सेंस में आप रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है, ब्लॉक ही करते हो, इसीलिए इसका आंसर जीन थेरेपी है, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है। मोहन इज 20th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ रो ऑफ बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ हैं, उसमें से मोहन जो है वो 20th नंबर पे है, आगे से भी और पीछे से भी। अब हमें बताना है कि कितने बॉयज़ हैं, यानी कि यहाँ 19 लड़के इधर हैं, इधर मोहन है, और इधर 19 लड़के इधर हैं, यही तो बात है। 19 के बाद 20 तभी तो यहाँ मोहन है, 19 के बाद 20 तभी यहाँ मोहन है, तो 19 38 + 1 मोहन इज इक्वल टू 39। हल्का फुल्का एप्टीट्यूड देख लीजिएगा। अगर 25% 260 का 6.5% है 10⁻A का, तो उसमें A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं लास्ट में सॉल्व करके दिखाती हूँ। उसके बाद आते हैं 84 मैच द, हाँ पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा दूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आना है, आंसर की के हिसाब से आंसर A है, मैं समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अगर हम 2 लिस्ट को मैच करने की कोशिश करें जिसमें कि हमने एंजाइम्स लिए हुए हैं, तो उस लिस्ट को हम कैसे मैच करते हैं? साइटोक्रोम P450 क्या होता है? साइटोक्रोम P450 आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ठीक है, तो A का 4 हो गया, B में भी A का 4 है भाई। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की अगर बात करें तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है? ये एंजाइम है आपका, ये हाइड्रोलिसिस कराएगा 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब आता है कंसीडर अ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन। अगर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डबल करती हूँ 10 फोल्ड से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मानी हुई बात थी, रिएक्शन काइनेटिक्स की 2 टाइम्स हो जाएगी आपकी रिएक्शन, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन दिया था। पायरान 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक होता है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सॉलिड सीक्वेंसिंग में लाइगेज यूज होता है, ये क्वेश्चन मैंने DBT का उठाया था। उसके बाद बात करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर चिप DNA प्रोटीन के लिए होते हैं। अगर एक प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया ऐसे कि पहले उसके पास ग्लूटामेट था, अब उसके पास ग्लूटामीन है, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करके उसको पहचान सकती हूँ? तो IEF कर सकती हूँ, PI में चेंज आ जाएगा। You use Cifidex G series in gene filtration chromatography as G10, G15, G25, G250। होता क्या है कि G का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, जो आपका पोर साइज होता है बीड का, वो बढ़ता जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A। जू ब्लॉट टेक्निक क्या होती है? तो जू ब्लॉट टेक्निक हम यूज़ करते हैं DNA सीक्वेंसेस के लिए, लेकिन ऐसे सीक्वेंसेस जो कि कंजर्व्ड होते हैं स्पीशीज़ में। तो जू ब्लॉट का क्वेश्चन भी मैंने DBT से आपको PYQ दिया है, अगर किसी बच्चे ने किया होगा तो उसे पता होगा। उसके बाद आते हैं हम टू एनालाइज 5' एंड ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट वी कैन यूज़। हम इसमें से बच्चों, वैसे तो आपको पता होगा PFG SDS नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऑप्शन ईजी दिए थे। PFG होता है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बड़े DNA के साइज़ के लिए करते हैं, SDS तो आप प्रोटीन के लिए करते हो। तो बचा केस, ये होता है कैप्ड एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो कैप से पता चल ही रहा है कि जो कैप होती है वो 5' एंड पे होती है, तो कैप एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केज यूज़ करते हैं, या 5' एंड एनालिसिस के लिए हॉटस्टार्ट PCR इसीलिए किया जाता है ताकि नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन ना हो जाए। आप देखो, कभी भी हम मैक्सिमाइज तो नहीं करना चाहेंगे नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है, तो ये आप सोच सकते थे, ये नहीं होता है, ये होता है। FTR फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज़ के लिए होती है? वैसे भी स्पेक्ट्रो मोस्टली आपको फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिखेगी, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए होती है। कार्निटीन इज रिक्वायर्ड फॉर, कार्निटीन चाहिए होता है हमें जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कराना होता है। मेजर ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर, मेजरली कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं? लिवर और किडनी, जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस चलता है। ऐसा मेरोडिप्लॉइड केस या मेरोजाइगोटिक केस जहाँ पे कि आपका जो बीटा गैल का एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव रहता या एब्सेंट रहता। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में आपको दिया क्या था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूटिव रहता। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन अगर हम देखना चाह रहे थे तो कौन सा हो जाएगा इसमें से?
एक ऐसा ऑपरेटर जो कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेटिव हो और जिसका दूसरा काम चला रहा हो, मतलब मीरो डिप्लॉयड केसेस में क्या होता है, जो ट्रांस एक्टिंग होते हैं वो दूसरे के लिए फुलफिल कर देते हैं उनका फंक्शन, सिस एक्टिंग का फंक्शन कोई फुलफिल नहीं कर पाता। तो यहाँ आई नेगेटिव है या आई पॉजिटिव हो गया, यानी कि एक तो काम कर रहा है, ओ प्लस ओ सी में से एक में कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन लेकिन एक नॉर्मल है तो एक काम कर रहा है, जेड प्लस एक नॉर्मल है काम कर रहा है, वाई प्लस एक टायरोसिन वाला काम कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप भी कर लोगे, सबका अपना तरीका होता है बच्चों करने का। मेल्टिंग कर्व ऑफ डीएनए इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे करके आपको दो जगह राइज दिखा। अब बस ये है कि ये कंक्लूजन क्या देता है, ये एब्जॉर्बेंस है 260 पे, ये टेम्परेचर रहेगी, ये कंक्लूजन ये देता है कि इसमें दो स्ट्रेचेस प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए आपके पास दो एलिवेशंस आए और बायस्ड कंपोजिशन ऑफ बेस है। बायस्ड कंपोजिशन ऑफ बेस थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में ढूंढी गई थी, जो कि जीसी बेस बायस भी बोलते हैं, जीसी ज़्यादा होना, मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होना, हम ये पढ़ते हैं राइट। तो ये थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज में देखा गया था, तो यानी कि इसमें बायस्ड बेस कंपोजिशन है, इसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से दो राइस आ रहे हैं, यानी कि दो स्ट्रेच आ रहे हैं, ठीक है। ये है तो डीबीटी का पुराना क्वेश्चन, बट आई थॉट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल हम पीटीसी यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्यों ऐड करते हैं। अब वैसे भी आप अगर लॉजिक लगाते तो कभी भी ऑस्मोलैरिटी के नाम चारकोल नहीं डालेंगे, और ए और बी एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ना फिनॉल लीचेट कम करे या फिर ऑस्मोलैरिटी बढ़ाए, चारकोल नहीं बढ़ता कभी भी। तो ये हमेशा इसलिए डालते हैं क्योंकि प्लांट में ना फिनॉल्स होते हैं वो लीच कर जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। अब 100th क्वेश्चन जो है आता चाहे नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन एंजाइम लेकेज, एज वाले एंजाइम मोस्टली डिग्रेड करते हैं, तो ये लिग्निन के डिग्रेडेशन में यूज़ होता है, ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चन एक मैंने बोला था कि मैं आपको करके दिखाऊंगी, जो क्वेश्चन कहता था कि 25% है, 25% है किसका, 260 का, 6.5% ऑफ 10 की पावर ए, तो भैया ए बताओ, तो ए बताएं, इतना ईजी है बताना। तो हम करेंगे इसको 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू 260, ठीक है। ऐसे ही 6.5% को 6.5/100 लिख सकते हैं इंटू 10⁸। अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये होगा 65/1000 इंटू 10⁸, ठीक है। और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ 65 की वैल्यू आती है। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिल रही है वो है 65, नीचे 1000 है, और आप चाहो तो 10⁸ को यहाँ ले जाओ, तो ये 65 इधर आएगा, एक दूसरा 65 इधर आ गया, मतलब ये उल्टा हो जाएगा पूरा। आप इसको देखते जाना क्योंकि मेरे में ये पूरा इरेज होता है एक बार। तो मैंने बोला कि ये था आपका, ये बच जाता है 10⁸ इज इक्वल टू 65 इंटू, उल्टा हो जाएगा तो 1000/65 हो जाएगा। तो 65 से 65 कटेगा, 10⁸, 1000 को हम 10⁻³ लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू 3। एक बार चेक करके देखना, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। मैंने आंसर आई थिंक 3 ही बताया होगा या 4 बताया था, इसका आंसर 3 है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। जिस भी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं, हाँ हाईएस्ट मार्क्स इस टेस्ट के अभी तक 187 गए हैं एक स्टूडेंट के, शी इज़ अ गर्ल, एंड 187, 157 एंड 153, ये 3 टॉप में गर्ल्स ही हैं। एंड मैं नेम इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप अभी टेस्ट से इतने पहले आके बॉक डाउन हो जाओ इन चीज़ों की वजह से। बट जिस भी बच्चे के आए हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी पढ़ाई चल रही है आई वुड से। बट जिनके नहीं आए हैं, अभी टाइम है, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको पता चल गया है कि हाँ अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, आई होप अगर थोड़ा एक लेवल एलिवेट करना है तो इसी टेस्ट पेपर को पकड़िए और इसमें से जो टॉपिक्स है उन्हें शॉर्ट आउट करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल से क्वेश्चन पूछा है, टेक्निक में क्रोमेटोग्राफी से पूछा है, पीआई से पूछा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछा है, तो ये सारी चीज़ें एक साइड लिखिए और उसे रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। जल्दी ही आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो दे दूँगी, तो आई एम सॉरी उसके लिए डिले हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप अपना इससे एक बार चेक कर लो कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। मैं सेफ साइड समझती हूँ आपके 150 160 के ऊपर नंबर आए, क्योंकि
ये पेपर फाइनली आपके कट पिट के अगर 120 to 130 लाना बच्चों बहुत मुश्किल हो जाता है इस एग्ज़ाम में। कहने की बात है कि आउट ऑफ 300 लाने हैं, बट जो सिली मिस्टेक्स होती हैं दे कॉस्ट यू 1 मार्क पहली चीज़, और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने का प्रेशर अलग से, बाकी कोई प्रेशर नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।